हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 14। डेट है आपकी 13 नवंबर 2020। आज के वर्कशीट का आपका टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति, जो कि आपके इतिहास की बुक के पाठ 2 से लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इसके पैराग्राफ से। सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी देखा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि भारत व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था, खुद को शासक बनाने लगी थी। इसी राह में उसने 19वीं सदी की शुरुआत में अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, कई तरह की आक्रामक नीति अपना रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। तो एक नई नीति उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। तो कंपनी का कहना था कि उसकी जो सत्ता है वो सबसे ऊपर है, वो भारत के किसी भी दूसरे राज्य से सबसे पावरफुल है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऐसा मानती थी कि हम सबसे ज़्यादा सर्वोच्च हैं, सबसे ज़्यादा हाई पावर में हैं, इस वजह से हम भारत के किसी भी रियासत पर कब्जा कर सकते हैं या फिर उनको कब्जा करने के लिए धमकी तक दे सकते हैं। और अंग्रेज़ों की ये जो नीति थी वो बहुत बाद के समय तक भी चलती रही। अंग्रेज की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोल दिया और सब लोगों ने इस बात को मान लिया था, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसका विरोध भी करते थे। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। तो जब अंग्रेजों ने कित्तूर पर, यानी जो दक्षिण भारत में है, कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहाँ की जो रानी थी वो इस चीज़ को नहीं देख पाई और उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में अपना हथियार उठा लिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने जब उनका विरोध देखा तो 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। उसके बाद जब रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो संगोली जगह था, वहाँ पर एक चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने इस विरोध को कंटिन्यू किया। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो जो रायन्ना थे उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों का विरोध किया था, लेकिन लास्ट में अंग्रेज़ों ने 1830 में उन्हें भी फांसी दे दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी है। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। इसके अलावा 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूस के प्रभाव से भी डर रही थी, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता था कि कहीं रूस इंडिया पे भी अपना कब्जा ना जमा ले। ठीक है, तो कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान, फिर 1843 में सिंध और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। तो अंग्रेज़ों को ये डर था कि कहीं रूस आके भारत पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके बाकी के जो इलाके थे, 1842 में अफगानिस्तान पे, 1843 में सिंध पर और 1849 आते आते उन्होंने पंजाब पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और जब वो पंजाब पर अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तब वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों का पुरजोर विरोध किया था। बाद में उनकी हार हो गई थी और अंग्रेज़ों का वहाँ पर शासन हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ अगर किसी चीज़ को बोल देते थे तो सब लोग सर झुका के मान लेते थे। बहुत से ऐसे हमारे शासक रहे हैं या वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने उनका बहुत विरोध किया है, जैसे कि हमारी कित्तूर की रानी हो गई, हमारे चौकीदार रायन्ना हो गए, इसके अलावा पंजाब के शासक हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड, विलय नीति।
ये उन लोगों की एक और नई नीति थी जिसमें कि वो राज्यों को अधिग्रहण करने का यानी अपने कब्जे में लेने का काम करते थे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो 1848 से 56 में एक नई नीति की लहर चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, जिसे विलय नीति कहा जाता है। इसमें क्या था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यानी कोई राज्य है और उस राज्य का जो शासक है, जो राजा है, अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, पुत्र ना कि पुत्री, और वो भी अपना पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, ठीक है, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। और उनके इस ही नीति के आधार पर उन्होंने सतारा को, सबलपुर को, उदयपुर को, नागपुर को और झांसी को अपने कब्जे में कर लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी नीति के तहत इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो उसके बाद उन्होंने जब अवध को कब्जा किया था 1856 में, तो अंग्रेज़ों ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि जो अवध के राजा हैं वो अपनी जो उनकी प्रजा है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, उनका शासन बहुत कुशासन है, बहुत बुरा है, तो वो लोग मजबूर हैं वहाँ की जनता को आज़ाद कराने के लिए। बल्कि ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। वो उस राज्य को कब्जा में रखना चाहते थे, उसके ऊपर अपना शासन जमाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा तर्क दिया था। जब वहाँ की जनता ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा विद्रोही हो गई। वो बहुत ज़्यादा मतलब भड़क गई कि कैसे उनके प्रिय राजा को, यानी उनके जो फेवरेट किंग हैं, उनको उनकी राजगद्दी से हटाया जा रहा है। उसके बाद ही अवध के जो लोग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है, एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता को सर्वोच्च मानती थी। वह स्वयं को भारतीय राज्यों से भी ऊपर मानते थे। सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो सर्वोच्चता की नीति में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सब खुद को सुप्रीम मानती थी कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। वो भारतीय राज्यों से भी खुद को ऊपर मानती थी और उसका मानना था कि वो जब चाहे किसी भी राज्य को अपने कब्जे में ले सकती है या कब्जे में ले सकती है या फिर कब्जे में लेने की धमकी भी दे सकती है। और इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? उत्तर हो जाएगा आपका, विलय नीति के सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु होने पर अगर राज्य का कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसके रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी कि अगर कोई शासक मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं होता है, पुरुष वारिस, ठीक है, पुरुष वारिस, तो उस राज्य को वो लोग हड़प लेंगे। विलय नीति का सिद्धांत अनैतिक था क्योंकि केवल इस आधार पर अंग्रेजों का भी राज्य पर कोई अधिकार नहीं बनता। जो उनकी ये नीति थी बिल्कुल गलत थी क्योंकि इस बात के आधार पर उनका कोई लेना देना नहीं था उस राज्य पर। वो इस तरह से किसी राज्य को कब्जे में नहीं ले सकते थे। तो ये जो उनकी नीति थी वो बिल्कुल ही अनैतिक थी। थर्ड है आपका, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका, सर्वोच्चता नीति के तहत दक्षिण भारत के कित्तूर राज्य पर, कित्तूर जो कि कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक, ठीक है, कित्तूर जो कि कर्नाटक राज्य में है, वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। तो जब अंग्रेजों ने कर्नाटक राज्य में जो कित्तूर जगह है वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, तो जो रानी चिन्नम्मा थी वहाँ की, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके विरोध में उन्होंने हथियार उठा लिए।
फोर्थ है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई क्यों थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं रूस पूरे एशिया के बाद उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा ना जमा ले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं डर लगता था कि कहीं जो रूस है वो एशिया से आते आते तक उत्तर पश्चिम का जो इंडिया है वहाँ पर भी अपना कब्जा ना जमाना शुरू कर दे। फिफ्थ है आपका, यदि आपके कित्तूर के नागरिक होते, यदि आप कित्तूर के नागरिक होते, सॉरी ये आप कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते। उत्तर होगा आपका, यदि हम कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी की हुकूमत और गलत नीति के लिए उसका विरोध करते, क्योंकि जो कंपनी है वो कि बहुत सारी गलत नीतियां लागू करती रहती थी, जैसे विलय नीति, सर्वोच्चता की नीति, ठीक है, अलग अलग मतलब नीति लाके और राज्यों को कब्जा में रख कर लेती थी। इसके अलावा लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इंडियंस को बहुत मारती पीटती थी। तो ये सारी जो उनकी हुकूमत थी, इनकी जो गलत नीतियाँ थी, इसके विरोध में हम उनको मतलब उनका विरोध करते, कंपनी का विरोध करते। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। सिक्स है आपका, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है। तो विलय नीति, सर्वोच्चता की नीति अंग्रेज की साम्राज्य विस्तार और शोषणवादी सोच को दर्शाती है, क्योंकि वो अपने साम्राज्य का ही विस्तार करते जा रहे थे। तो उनकी जो ये साम्राज्य विस्तार वाली नीति थी, सॉरी सोच थी, और शोषणवादी वाली जो सोच थी, इसको दर्शाती है। ठीक है, थैंक यू।